राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में, जहां पर हम गेम्स की स्ट्रेटजी लगाकर एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, जहां तैयारी होगी स्मार्ट और सिलेक्शन होगा पक्का। पहला सेक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एआई, जैसे टाइप्स, टूल्स एंड एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 सेकंड आंसर क्वेश्चन पे सोचो, अपना आंसर टिक करो पेपर पे, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर डालो और वहां पे ए बी सी या डी, और फिर लास्ट में अपना स्कोर चेक करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म किसने कोइन किया? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की या फिर आर्थर सैमुअल ने? सही आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एआई टर्म प्रपोज किया था। एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग टेस्ट दिया था, जो कि अलग कॉन्सेप्ट है, वो अगले क्वेश्चन में आएगा। ट्यूरिंग टेस्ट किसका कॉन्सेप्ट है? जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग, एलन मस्क? सही आंसर है एलन ट्यूरिंग। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मशीन्स का रिस्पॉन्स जो है वो अगर ह्यूमन से अलग ना हो सके, यानी कि मशीन का जो रिस्पॉन्स और ह्यूमन का रिस्पॉन्स दोनों सेम हो जाए, दोनों में आपको डिफरेंस ना बता पाओ, तो मशीन्स को इंटेलिजेंट बोला जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मशीन इंटेलिजेंस वाला एलन ट्यूरिंग ने दिया था, तो इसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो फादर ऑफ एआई है वो जॉन मैकार्थी है, जिसने एआई टर्म दिया था 1956 में। नेक्स्ट, चैट जीपीटी किस कंपनी का प्रोडक्ट है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई या फिर मेटा? सही आंसर है ओपन एआई। चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोडक्ट है। गूगल का प्रोडक्ट कौन सा है? जेमिनाई। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। गूगल का कौन सा था? जेमिनाई आप सब यूज करते हो आजकल इमेज के लिए। मेटा का कौन सा है? मेटा का भी अपना खुद का एआई है, जिसको मेटा एआई बोलते हैं। ओपन एआई जो है किसने फाउंड किया था? ओपन एआई जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, ये सैम एल्टमैन ने किया था। इसके सीईओ कौन है? सैम एल्टमैन। और को फाउंडर कौन थे इसके? एलोन मस्क। तो ये चीजें याद रखें। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या फिर ग्लोबल प्रोसेसिंग टूल या फिर ग्राफिकल प्री ट्रेन्ड टेक्नोलॉजी? सही आंसर है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी ये लैंग्वेज मॉडल है, तो जो जनरेटिव जनरेटिव जो अभी जहां पे भी आएगा, यानी कि टेक्स्ट जनरेशन की बात है, कुछ जनरेट करना, इमेज जनरेशन या फिर ये, लेकिन जो जीपीटी है ये टेक्स्ट जनरेट करता है, लैंग्वेज मॉडल बेस्ड। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है, जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए उनमें, और आगे भी पूछा जा सकता है। जीपीटी, चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेन मतलब उसको पहले से ट्रेन किया जा चुका है उस चीज के लिए, और फिर वो ट्रेन कर वो उसको जनरेट करता है, टेक्स्ट या फिर इमेज। चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2022, नवंबर 2022, मार्च 2023 या फिर जून 2021? सही आंसर है नवंबर 2022। जो ऑफिशियली इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया था ओपन एआई के द्वारा। किसने किया था? ओपन एआई ने। इसके सीईओ कौन है या फाउंडर कौन है? सैम एल्टमैन। को फाउंडर कौन थे इसके? एलोन मस्क। गूगल का एआई असिस्टेंट कौन सा है? गूगल का एआई असिस्टेंट कोपायलट, कोर्टाना, जेमिनाई या फिर क्लोड? सही आंसर है जेमिनाई। तो गूगल का कौन है? जेमिनाई है। ये किसका है? गूगल का। कोपायलट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का।
क्लाउड किसका है? एंथ्रोपिक का। कोर्टाना किसका है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ये हमारी जो विंडोज आती है वहां पे विंडो असिस्टेंट के वहां पे आप डायरेक्टली कोर्टाना से बात कर सकते हैं। तो जेमिनाई है वो इससे पहले क्या था? गूगल बार्ड के नाम से जाना चाहता था 2023 में। 2023 में इसको रीनेम कर दिया गया गूगल द्वारा, किसमें? जेमिनाई में। ठीक है, एक बार फिर से याद रख लो, जेमिनाई गूगल, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड एंथ्रोपिक, चैट जीपीटी, ओपन एआई। नैरो एआई का एग्जांपल कौन सा है? नैरो एआई या फिर वीक एआई, ह्यूमन ब्रेन, सीरी, साइंस फिक्शन रोबोट्स या फिर जनरल एआई। सही आंसर है सीरी। सीरी एक वॉइस असिस्टेंट है। तो वॉइस असिस्टेंट है यानी कि सिर्फ और सिर्फ वॉइस असिस्टेंट का काम करता है, यानी कि सिंगल स्पेसिफिक टास्क करता है, और जो सिंगल स्पेसिफिक टास्क करे उसको नैरो एआई की कैटेगरी में रखा जाता है। जो जनरल एआई का कॉन्सेप्ट है वो अभी, इसको स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं, लेकिन अभी एग्जिस्ट पूरे तरीके से एग्जैक्ट पूरा जनरल एआई एग्जैक्ट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये अभी डेवलपिंग स्टेज में ही चल रहा। एआई इमेज जनरेशन के लिए ओपन एआई का टूल कौन सा है? ओपन एआई का कौन सा टूल है जो इमेज जनरेशन, या कौन सा मॉडल है जो इमेज जनरेशन का काम करता है? सोरा, डेल ई, मिड जर्नी या फिर स्टेबल डिफ्यूजन। सही आंसर है डेल ई। ये क्या है? इमेज जनरेशन टूल। इमेज जनरेशन किसका? ओपन एआई का। ठीक है, सोरा क्या है? ये वीडियो जनरेशन का काम है, लेकिन ये भी किसका है? ओपन एआई का ही है। किसका है? ओपन एआई का। मिड जर्नी इमेज के लिए यूज होता है, लेकिन ये एक अपनी अलग कंपनी है। तो डेल और सोरा दोनों ही चैट जीपीटी या उसके ओपन एआई के पार्ट है। ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। सोरा वीडियो जनरेशन के लिए, डेल ई इमेज जनरेशन के लिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई का कौन सा टाइप यूज होता है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि जो टेस्ला है उसमें कौन सा? नैरो एआई होता है, जनरल एआई होता है, या फिर सुपर एआई, या फिर नो एआई इन्वॉल्व। सही आंसर है नैरो एआई। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क यानी कि ड्राइविंग का ही काम करता है, तो इसको नैरो एआई या फिर वीक एआई में रखते हैं। जनरल एआई अभी तक एग्जिस्ट पूरी तरीके से नहीं करता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जनरल एआई होता क्या है? मतलब कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सके, ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर सके, तो अभी तक पूरे तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। ये जनरल एआई का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होता है? इंडिया में, भारत में। इंडिया में जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अभी तक आपने कहाँ पे देखे जो यूज होती है? पैन कार्ड में, आधार कार्ड या डिजी लॉकर में, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। सही आंसर है आधार कार्ड एंड डिजी लॉकर, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, हमारा फेस स्कैन किया जाता है। बायोमेट्रिक एआई यूज करता है जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस को लेता है। डिजी लॉकर भी फेस रिकॉग्निशन से लिंक्ड है। तो ये याद रखें, जो आधार है वो एआई प्लस बायोमेट्रिक, फास्टैग जो है वो आईओटी में आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस एआई में, और जो डिजी लॉकर है वो क्लाउड पे आता है, क्योंकि डिजी लॉकर क्या करता है? हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है क्लाउड। एआई एथिक्स में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? एआई एथिक्स, हार्डवेयर कॉस्ट, एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बायस, प्राइवेसी एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट, इंटरनेट स्पीड या फिर स्क्रीन साइज। सही आंसर है बायस, प्राइवेसी एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये एआई का एक एथिकल कंसर्न है। एल्गोरिथमिक बायस हो सकता है एआई के अंदर, जो भी मॉडल में जब ट्रेनिंग के दौरान डेटा प्राइवेसी, डेटा लीक हो सकता है, और ऑटोमेशन से जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई कोडिंग असिस्टेंट कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट का भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं सारे। चैट जीपीटी ओपन एआई का है, जेमिनाई गूगल का है, कोपायलट
बताओ किसका है, क्लाउड किसका है? सोचो, आंसर टिक करो। ये रहा आंसर, कोपायलट। माइक्रोसॉफ्ट का एआई कोडिंग असिस्टेंट कौन सा है? कोपायलट। जो ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है ये पहले गिटहब कोपायलट था, अब माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेटेड है कोपायलट। तो कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, चैट जीपीटी ओपन एआई, जेमिनाई गूगल, क्लाउड एंथ्रोपिक। ये 4 से 5 जो टूल्स हैं और इनके जो कंपनी है वो याद रखें, किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। आजकल रिसेंट एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम, अमेजन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? अमेजन या फ्लिपकार्ट में जब जो हमें रिकमेंड करता है ना, जब प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन आते रहते हैं, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर 5G? सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग। जो ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन इंजन है वो एआई और मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, यूजर बिहेवियर से लर्न करते हैं। यानी जैसे बार बार हम जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं या फिर जो ऑर्डर करते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर को चेक करते हैं, वहां से लर्न करते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, इसको क्या चीज चाहिए, और उसी के बेसिस पे वो हमें रिकमेंडेशन भेजता रहता है। दूसरे भी जो एप्स या फिर जो भी हम वो सोशल मीडिया पे जो स्क्रॉल करते हैं, जो सर्च करते हैं, जैसे ही इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली, 2 रील देख ली, उसको अगर ज्यादा देख ले बार बार, तो उसी टाइप की रील्स हमारे पास आने लग जाती हैं। ये भी एक रिकमेंडेशन सिस्टम है जहाँ पे मशीन लर्निंग या फिर एआई का यूज होता है। सुपर एआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुपर एआई, हमने एआई पढ़े थे अभी, नैरो, एक जनरल, एक होता है सुपर एआई। नैरो को वीक एआई बोला जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग एआई। वीक वाला क्या होता है कि सिंगल स्पेसिफिक टास्क करता है, एक ही टास्क करता है। जनरल एआई वो होता है जो ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सके, एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस को। सुपर एआई जो होता है वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या है? ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है, जो एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये याद रखें, जो फ्लो है एआई के टाइप, नैरो, जनरल और सुपर। कौन सा एआई टूल वीडियो जनरेशन के लिए यूज होता है? इनमें से डेल ई, मिड जर्नी, सोरा, कोपायलट। सही आंसर है सोरा। सोरा किसका है? वीडियो जनरेशन टूल है, किसका है? ओपन एआई का। डेल ई क्या है? इमेज जनरेशन है। मिड जर्नी क्या है? ये भी इमेज जनरेशन। कोपायलट एक कोडिंग असिस्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में, जहां पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। एआई से रिलेटेड या फिर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी। मशीन लर्निंग टर्म किसने कॉइन किया और कब? जॉन मैकार्थी 1956, एलन ट्यूरिंग 1950, आर्थर सैमुअल 1959, या फिर मार्विन मिन्स्की 1969। मशीन लर्निंग, ध्यान रखें मशीन लर्निंग का पूछा गया है, ना कि एआई का टर्म। तो सही आंसर है आर्थर सैमुअल 1959। मशीन लर्निंग किसने दिया था? आर्थर सैमुअल ने। कब? 1959 में। जॉन मैकार्थी ने कौन सा टर्म दिया था 1956 में? एआई दिया था। एलन ट्यूरिंग ने क्या दिया था? ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो मशीन लर्निंग टर्म आर्थर सैमुअल ने 1959 में कॉइन किया था, कंप्यूटर चेस गेम बनाते वक्त।
स्पैम ईमेल डिटेक्शन कौन से एमएल टाइप का एग्जाम्पल? स्पैम ईमेल डिटेक्शन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, या फिर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग? सही आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। कैसे कि हम क्या करते हैं, डेटा को लेबलिंग से सिखाते हैं मशीन को कि अगर आपको ईमेल के अंदर ये वर्ड, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड्स हम उसको फीड करते हैं, वर्ड्स नंबर ज्यादा हो सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको अगर कहीं भी किसी भी ईमेल में आपको दिख जाए तो उस ईमेल को आप स्पैम में डाल दो। ये सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सुपरवाइज लर्निंग। और जो इमेज क्लासिफिकेशन है वो भी क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में आता है, लेबल्ड डेटा के थ्रू। अनसुपरवाइज में डेटा अनलेबल्ड होता है, वो अपने आप सीखता है। एल्फागो गेम प्लेइंग एआई कौन से एमएल टाइप का एग्जाम्पल है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, डीप लर्निंग ओनली। एल्फागो गेम प्लेइंग, ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। एल्फागो रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम कराता है, इसमें रिवार्ड या फिर पेनल्टी सिस्टम से सीखता है, ट्रायल एंड एरर, सेल्फ प्ले के थ्रू। कस्टमर सेगमेंटेशन, अब सेगमेंटेशन किस टाइप एमएल टाइप का एग्जाम्पल है? कस्टमर सेगमेंटेशन सुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है, अनसुपरवाइज्ड है, या फिर ट्रांसफर लर्निंग? तो जो कस्टमर सेगमेंटेशन है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसमें क्या होता है, एक बहुत लार्ज डेटा सेट उसको दिया जाता है मशीन को, और वो मशीन अपने आप क्या करती है, सेम डेटा को एक साइड क्लासिफाई कर लेती है, डिफरेंट सेम टाइप्स ऑफ डेटा को अलग अलग कर लेती है, यानी कि सेगमेंटेड, अलग अलग सेगमेंट में डाल देते हैं उसको। जो जो सेम दिखता है, जहाँ पे सिमिलरिटी दिखती है जिस डेटा में, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेती है। दूसरे वाले जो फीचर्स अलग दिखते हैं उसको सेकंड कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, तो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि कस्टमर सेगमेंटेशन हो जाता है। और इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर अनलेबल्ड डेटा के थ्रू होता है। ये कस्टमर सेगमेंटेशन या फिर एनोमली डिटेक्शन में काम आता है। डीप लर्निंग का रिलेशन मशीन लर्निंग से क्या है? डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इसका क्या रिलेशन है? डीप लर्निंग जो है एआई की सुपरसेट है, डीप लर्निंग एमएल की सबसेट है, दोनों सेम है, या फिर डीप लर्निंग आईओटी की ब्रांच? सही आंसर है डीप लर्निंग एमएल की सबसेट है। इसकी एमएल की, याद रखें, ये एआई है, ये एमएल है, ये डीप लर्निंग है। सबसे नीचे डीप लर्निंग, ये एमएल, ये एआई। एआई क्या है? इनका सबका सुपरसेट है। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। न्यूरल नेटवर्क्स किस चीज से इंस्पायर है? न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर सर्किट से, ह्यूमन ब्रेन से, या फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर, या फिर डीएनए स्ट्रक्चर? सही आंसर है ह्यूमन ब्रेन। जहां पे न्यूरल की बात आ जाए वो ह्यूमन से कनेक्ट या फिर ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। तो जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं। ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उससे इंस्पायर्ड है। उसी तरीके से इसमें नोड्स वगैरह होते हैं, इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं जो सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। गूगल फोटोज में फेस टैगिंग कौन से एमएल टाइप एग्जांपल है? फेस टैगिंग गूगल फोटोज में, जैसे ये आजकल गूगल फोटोज का कॉन्सेप्ट है, गूगल फोटोज में आप फोटो अपलोड करते हैं तो अपने पे वो क्या करता है, डेटा से उठा लेता है, वो उसको पहले से अगर कहीं पे पता चलता है तो वो फेस टैगिंग ऑटोमेटिक कर देता है कि ये पर्टिकुलर इंसान का ये नाम है, इसका ये नाम है। इसका सही आंसर है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कुछ डेटा लेबल्ड फेसेस होते हैं, बाकी अनलेबल्ड होते हैं, वो दोनों से सीखता है। लेबल्ड से पता करता है कि ऐसा फेस दिखता है, और फिर वो उसको अनलेबल्ड डेटा से कंपेयर करके उसकी लेबलिंग करता है, करने की कोशिश करता है। तो जो गूगल फोटोज है जिसके अंदर फेस टैगिंग होती है वो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? एनएलपी का फुल फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्क लैंग्वेज प्रोटोकॉल, न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्राम, या फिर न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म? सही आंसर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी एक एआई की ब्रांच है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में हेल्प करती है, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन जहां पे भी होता है वो एनएलपी के थ्रू होता है।
चैट जीपीटी एक एनएलपी का एप्लीकेशन है। गूगल ट्रांसलेट कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है? ट्रांसलेट, अभी जैसे ही बात करी थी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो जो गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये आईओटी के अंदर आता है, ब्लॉकचेन के अंदर, या फिर एनएलपी, या फिर क्लाउड ओनली? तो सही आंसर है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है कौन? गूगल ट्रांसलेट। एनएलपी के जो एप्लीकेशन हैं जैसे कि गूगल ट्रांसलेट है, सीरी है, सीरी भी क्या करता है, जैसे हम वॉइस बोलते हैं उसको, वॉइस असिस्टेंट है, तो उसको फीड करता है और उसको प्रोसेस करता है हमारी लैंग्वेज को, उसको बाद में अपने दूसरे लैंग्वेज में किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। स्पैम डिटेक्शन या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस जो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू होता है। रनिंग वर्ड को रन में कन्वर्ट करना कौन सा एनएलपी प्रोसेस है? जैसे कि जो रनिंग है उसको रन में कन्वर्ट कर दे, ये टोकनाइजेशन है, पीओएस टैगिंग है, स्टैमिंग है, या फिर एनईआर? सही आंसर है स्टैमिंग। अगर किसी वर्ड को किसी, जैसे रनिंग है, इसको अगर रन में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो हम कुछ भी टाइप करते हैं उसको एक खुद का एक सिस्टम जो ब्रेन में फीड होता है उसके थ्रू, जैसे हम जैसे समझ जाते हैं रनिंग से रन भागना है, इस तरीके से के ही एनएलपी भी प्रोसेस करता है। वो वर्ड्स को एग्जैक्टली नहीं लेता, जैसे ही वर्ड्स को फीड हुआ तो उसके वो बहुत सारे वर्ड्स उससे रिलेटेड उसको चेक करता है और वहां से एक वर्ड को करता है। इसको स्टेमिंग प्रोसेस बोलता है, वर्ड्स को रूट बेस में कन्वर्ट करना, जैसे प्लेट को प्ले में कन्वर्ट करना। तो स्टेमिंग होता है रूट फॉर्म में, वर्ड की रूट फॉर्म में लेके जाना। टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को तोड़ना, छोटे छोटे वर्ड्स या छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर पूरे टेक्स्ट को तोड़ना टोकनाइजेशन कहलाता है। एनईआर होता है नेम या फिर प्लेसेस या फिर एड्रेस आइडेंटिफाई करना। अब आते हैं सेक्शन सी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी टर्म किसने और कब कॉइन किया था? आईओटी टिम बर्नर्स-ली, केविन एस्टन, बिल गेट्स, जेफ बेजोस? सही आंसर है केविन एस्टन। तो आईओटी किसने किया था? आईओटी, इसको क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। केविन एस्टन ने किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में आरएफआईडी पे रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने आईओटी टर्म का कॉइन किया था। तो केविन एस्टन को आईओटी का फादर माना जाता है। आईओटी का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? हाई कॉस्ट, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्लो इंटरनेट स्पीड, या फिर बैटरी लाइफ ओनली? सही आंसर है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। करता क्या है आईओटी? डेटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर शेयर करता है इंटरनेट के थ्रू। मिलियंस ऑफ डिवाइसेस इसमें आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो लार्ज अटैक सरफेस है, यानी कि ज्यादा अगर कोई अटैकर है, हैकर है, वो हमारे डेटा पे अटैक कर सकता है और डेटा को चुरा सकता है। बिगेस्ट चैलेंज है स्मार्ट सिटी में भी सिक्योरिटी कंसर्न टॉप प्रायोरिटी है। स्मार्ट सिटी में भी क्या होता है कि सारे के सारे आपके होम अप्लायंसेस के दूसरे दुकानों से या फिर जो भी सर्विसेज है आपस में लिंक्ड होंगी, तो वहां पे डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इश्यू सबसे बड़ा है। पोकेमॉन गो गेम कौन सी टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है? पोकेमॉन गो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर ब्लॉकचेन? सही आंसर है पोकेमॉन गो ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर एआर का एग्जांपल है। रियल वर्ल्ड के एआर होता क्या है? रियल वर्ल्ड जो रियल में दिखता है उसके ऊपर डिजिटल पोकेमॉन कैरेक्टर्स ओवरले किए जाते हैं। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो रियल के ऊपर ओवरले की जाए उसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोले जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो कंप्लीटली वर्चुअल होती है, उसमें कुछ भी रियल नहीं होता है। तो जो पोकेमॉन गो है वो एआर है। ओकुलस क्वेस्ट वीआर है। तो एआर होता है पार्शियल इमर्जन, वीआर होता है कंप्लीट इमर्जन ऑफ वर्चुअल। फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है? एआई प्लस ब्लॉकचेन, आईओटी प्लस एआई, क्लाउड प्लस 5G, एआर प्लस वीआर? सही आंसर है आईओटी प्लस एआई का। आईओटी मतलब जो आरएफआईडी सेंसर्स होते हैं वो आईओटी होता है, और एआई ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, उसके बाद पैसे कट जाना, वो
उसकी किसके अंदर आता है, फास्टैग में IoT प्लस AI है। आधार क्या है, AI प्लस बायोमेट्रिक है। डिजी लॉकर क्या है, क्लाउड है। IRCTC क्या है, ML। स्मार्ट एग्रीकल्चर में IoT का यूज कैसे होता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्रॉप प्राइस प्रिडिक्शन, सोइल सेंसर्स और ऑटोमेटेड इरिगेशन, सैटेलाइट इमेजिंग या फिर GPS ट्रैकिंग। इसका सही आंसर है सोइल सेंसर्स एंड ऑटोमेटेड इरिगेशन। ऑटोमेटेड इरिगेशन का तो आजकल आप देख लोगे कई जगह हरियाणा में, अगर जैसे पानी की मोटर चलानी है रात को सर्दियों के टाइम पे, या वैसे भी बीच में लाइट चलेगी, तो आप क्या होता है घर पे आके अपने मोबाइल में ऐप है उससे कनेक्टेड होता है, वहां पे मोटर के बाद एक सिस्टम लग जाता है, तो उसको ऑन ऑफ जैसे ही लाइट आएगी जाएगी आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि इतनी देर के लिए लाइट गई थी, इतनी देर के लिए लाइट आई थी। तो ये ऑटोमेटेड इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वेदर मॉनिटरिंग हो सकती है, ऑटोमेटेड इरिगेशन हो सकता है, IoT सोइल सेंसर्स, ये स्मार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट। IoT में MQTT प्रोटोकॉल प्राइमरली किस लिए यूज होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइट वेट मैसेजिंग, ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन या फिर ईमेल कम्युनिकेशन। सही आंसर है लाइट वेट मैसेजिंग बिटवीन IoT डिवाइसेस। MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसको याद रखें। मोस्ट यूज्ड IoT प्रोटोकॉल है ये। ZigBee या फिर जेड वेव जो होता है स्मार्ट होम में, HTTP प्रोटोकॉल वेब में यूज होता है। IoT के 4 मेन कंपोनेंट्स में से कौन सा करेक्ट सेट है, IoT के कंपोनेंट्स CPU, RAM, HDD, GPU, सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस। सही आंसर है सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। IoT में क्या होता है, सेंसर्स होते हैं या फिर फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं आपके इंटरनेट से, वाईफाई या 5G से, और फिर डेटा कलेक्ट करके उसको डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं क्लाउड में, और फिर यूजर इंटरफेस ऐप के ऊपर शो करते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में IoT का यूज प्राइमरी किस लिए होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में IoT का एंटरटेनमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर एनर्जी एफिशिएंसी, एजुकेशन ओनली, बैंकिंग ओनली। सही आंसर है ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी। स्मार्ट लाइट्स होती हैं जो जैसे ही ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेती हैं, जैसे ही रात को अंधेरा होने लगता है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी बचती है। वेस्ट मैनेजमेंट सेंसर्स लगे होते हैं, एनर्जी ग्रिड्स होते हैं, वाटर मॉनिटरिंग होती है। तो ये इंडिया का बिगेस्ट IoT का गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, जो इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, उस पर अभी तक पता नहीं कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन चल रहा है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन D, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो आपने सुने होंगे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, उसके ऊपर। बिटकॉइन किसने क्रिएट किया था, विटालिक बुटेरिन ने, सतोशी नाकामोटो ने, एलन मस्क ने या फिर बिल गेट्स ने। बिटकॉइन सही आंसर है सातोशी नाकामोटो। क्या है, सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन कब किया था, 2009 में बिटकॉइन क्रिएट किया था सातोशी नाकामोटो। ये एक सूडो नेम है, यानी कि अभी तक जो रियल नेम है, जो बंदा जिसने बिटकॉइन बनाया है उसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक सूडो नेम दिया गया उसको, सातोशी नाकामोटो। जो इथेरियम है ये किया था विटालिक बुटेरिन ने। ये कि दोनों अलग अलग कॉइन है, ये बिटकॉइन नहीं है। एक बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कॉइन है, डिजिटल करेंसी है। ऐसी दूसरी डिजिटल करेंसी है इथेरियम, उसको किसने क्रिएट किया था, विटालिक बुटेरिन ने, और इसको बिटकॉइन को सातोशी नाकामोटो ने 2009 में। ब्लॉकचेन में इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, डेटा इजीली चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता वंस रिकॉर्डेड, पब्लिकली विजिबल है, या फिर डेटा एनक्रिप्टेड है। सही आंसर है डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसके अंदर एक बार जो रिकॉर्ड चला गया वो चेंज बाद में नहीं हो सकता। तो ये जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है ब्लॉकचेन। NFT का फुल फॉर्म क्या है, NFT
न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, नॉन फंजिबल टोकन, नेटवर्क फाइल ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या है? एक यूनिक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है। ईच एनएफटी इज वन ऑफ काइंड। नॉन फंजिबल है, फंजिबल जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, जैसे कि मनी है, जो पैसा है, जो करेंसी है, नोट्स की बात करें तो वो इंटरचेंजेबल है, एक चीज के बदले आप दूसरे नोट्स ले सकते हैं। नॉन फंजिबल यूनिक होता है, उसका किसी के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। इथेरियम के फाउंडर कौन है? भी हमने किया था विटालिक ब्यूटेरिन। तो सही आंसर क्या है? विटालिक ब्यूटेरिन। कब किया था? 2015 में लॉन्च किया था। और बिटकॉइन कब किया था सातोशी नाकामोटो ने? 2009 में। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए ब्लॉकचेन पायलट इंडिया में कहां यूज हुआ था? अभी कहां स्टार्ट हुआ है सबसे पहले? महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है, जो सबसे पहला है इंडिया में। ब्लॉकचेन इंडिया में कहां कहां यूज हो रहा है? अभी करंटली प्रोसेसिंग या चल रहा है लैंड रिकॉर्ड्स में, वोटिंग सिस्टम में, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को भी पॉसिबल एप्लीकेशन है, आगे जाके उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे। नेक्स्ट है पब्लिक ब्लॉकचेन का एग्जांपल कौन सा है? पब्लिक यानी कि जो पब्लिक में ओपन है। ओनली कॉर्पोरेट डेटाबेसेस, बिटकॉइन एंड इथेरियम, मेघराज, गवर्नमेंट इंटरनेट। सही आंसर है बिटकॉइन एंड इथेरियम ही अभी तक पब्लिक ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। ओपन है। प्राइवेट जो कॉर्पोरेट वाले जो डेटाबेसेस होते हैं वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं, और जो कंसोर्टियम होते हैं वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होते हैं, उसको कंसोर्टियम बोला जाता है। सेक्शन ई क्लाउड कंप्यूटिंग। सास का फुल फॉर्म क्या है और इसका एग्जांपल कौन सा है? सास, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, स्टोरेज एज ए सर्विस, सिस्टम एज ए सर्विस, या फिर सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जीमेल या फिर जूम इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे गूगल डॉक्स भी इसके अंदर आता है, जूम, ऑफिस 365, ये सास है, यानी कि जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर आपके सामने आते हैं उसको सास बोला जाता है। एक होता है IaaS, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। एक पास होता है, वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो उसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोला जाता है। इंडिया का अपना गवर्नमेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? AWS, मेघराज, एज्योर, डिजी क्लाउड। सही आंसर है मेघराज। तो इंडिया का भी अपना एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको मेघराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघराज। कौन इसको हैंडल करता है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के अंदर ऑपरेट होता है। डिजी लॉकर भी जो है वो क्लाउड पे रन करता है। नीति आयोग यूजेस AWS। AWS किसका है? अमेजन का है, अमेजन वेब सर्वर। गूगल ऐप इंजन कौन से क्लाउड सर्विस मॉडल का एग्जांपल है? गूगल ऐप है इंजन। गूगल ऐप इंजन जो है वो प्लेटफॉर्म है, तो कौन सा है? पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। डेवलपर्स का डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS, इसमें आता है AWS EC2। पास में भी हमने एग्जांपल देखा गूगल ऐप। सास में हमने देखा था जीमेल, गूगल डॉक्स, या फिर जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि MS ऑफिस जो 365 होता है वो। क्लाउड कंप्यूटिंग का पे एज यूज मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? पे एज यूज, फिक्स्ड मंथली फी ओनली, सिर्फ यूज की रिसोर्सेज के लिए पेमेंट, हार्डवेयर परचेज रिक्वायर्ड, फ्री सर्विस ऑलवेज। सही आंसर है सिर्फ यूज की गई रिसोर्सेज के लिए पेमेंट करना। पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, या फिर सुपर क्लाउड। सही आंसर है हाइब्रिड क्लाउड, यानी कि पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का अगर जो कॉम्बिनेशन है उसको हाइब्रिड क्लाउड बोला जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है बिग डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी। बिग डेटा के ओरिजिनल 3 V's किसने प्रपोज किए और कब किए? बिग डेटा में अभी 5 भी माने जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनली थी वो 3 V's थी। किसने प्रपोज किए थे सबसे पहले?
आर्थर सैमुअल 1959 में, डगलस लैंडली 2001 में, केविन एस्टन 99 में, टिम बर्नर्स-ली 91 में। इसका सही आंसर डगलस लैंडली 2001 में। 2001 में डगलस लैंडली ने बिग डेटा के ओरिजिनल 3 वीज प्रपोज किए थे, जो कि हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। बाद में 2 वी वेरासिटी एंड वैल्यू ऐड हुए, वेरासिटी एंड वैल्यू। उसके 5 वीज हैं बिग डेटा के, याद रखें, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। बिग डेटा में वेरासिटी की वी का मतलब क्या होता है? जो वेरासिटी वाला वी है, 4th वी जिसको माना जाता है। वेरासिटी यानी कि डेटा की एक्यूरेसी, ट्रस्टवर्दीनेस, डेटा का वॉल्यूम, वैरायटी या फिर डेटा की स्पीड। सही आंसर डेटा की एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दीनेस। स्पीड वेलोसिटी में आता है, वैरायटी वी जो होता है उसी में आता है। एक वी वॉल्यूम होता है, डेटा का वॉल्यूम। वेरासिटी जो होती है वो एक्यूरेसी होती है, और वैल्यू जो लास्ट में जो 5th वी है वैल्यू, वो यूजफुलनेस में आता है। हेडूप का नेम किस चीज पे रखा गया है? हेडूप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, फाउंडर के नाम पे, एक रिसर्चर के बेटे के टॉय एलिफेंट पे, या फिर एक कंपनी के नाम पे? हेडूप एक रिसर्चर के बेटे के टॉय एलिफेंट पे। हेडूप डव कटिंग ने अपने बेटे के एक टॉय येलो एलिफेंट के नाम पे रखा, इसलिए हेडूप का लोगो एलिफेंट है। किसने दिया था हेडूप? डव कटिंग ने। बिग डेटा फ्रेमवर्क है हेडूप। वानाक्राई क्या था और कब हुआ? वानाक्राई एक रैंसमवेयर था, अटैक 2017 में, जिसने लगभग 150 प्लस कंट्रीज को अफेक्ट किया। रैंसमवेयर क्या होता है? डेटा को एनक्रिप्ट करता है और उस डेटा को फिर खोलने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। इसको रैंसमवेयर बोला जाता है। रैंसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था, जो फेमस रैंसमवेयर अटैक, इसको वानाक्राई के नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 150 से प्लस कंट्रीज को अफेक्ट किया था। सर्ट इन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सर्ट साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। होम अफेयर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मैती के अंदर आता है। साइबर इंसिडेंट रिपोर्ट्स करने की बॉडी कौन सी है? आईटेक 2000। इससे रिलेटेड लॉज हैं, जिसको अमेंड किया 2008 में, और रिपोर्ट करने के लिए है सर्ट इन। और जो हेल्पलाइन है साइबर की इंडिया में, वो है 1930 साइबर हेल्पलाइन। फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग अटैक में सर्वर को रिक्वेस्ट से फ्लड करना, फेक ईमेल से या वेबसाइट से यूजर की इंफॉर्मेशन चोरी करना, डेटा एनक्रिप्ट करके रैंसम मांगना, या फिर नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना। सही आंसर है फेक ईमेल से या वेबसाइट या फेक मैसेज के थ्रू आपका यूजर की इंफॉर्मेशन को चोरी करना फिशिंग अटैक में आता है। रैंसमवेयर डेटा को एनक्रिप्ट प्लस रैंसम। डीडोस आता है सर्वर फ्लड करना, और MITM आता है इंटरसेप्ट करना, बीच में नेटवर्क को MITM आ जाता है। ये थे 50 क्वेश्चंस। इसमें अपना स्कोर चेक करो। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो तैयारी सही से चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा कम है, 35 से 40 या 30 से नीचे है, तो एक बार दोबारा से जो थ्योरी वाली वीडियो है उसको रिवाइज करें। अभी कुछ बोनस क्वेश्चंस आएंगे 3 से 4, क्विक फायर, जल्दी से जल्दी करेंगे, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इंडिया AI कमीशन कब अप्रूव हुआ और बजट कितना है? इंडिया AI मिशन जनवरी 2023, मार्च 2024, अगस्त 2022 या फिर दिसंबर 2023? सही आंसर है मार्च 2024, और बजट कितना है? 10,372 करोड़। इंडिया का जो AI मिशन है 5 साल के लिए जो बजट है 10,003। भाषिनी क्या है और कब लॉन्च हुआ? भाषिनी क्या है? AI कोडिंग टूल है, गवर्नमेंट AI ट्रांसलेशन सर्विस है, AI कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर है, या फिर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है? भाषिनी गवर्नमेंट AI ट्रांसलेशन सर्विस है, जो जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था अंडर मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ IT वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर 22 लैंग्वेजेज जो इंडियन लैंग्वेजेज हैं उनके अंदर आपस में ट्रांसलेशन करना
AI फॉर भारत सेम जो ट्रांसलेशन के ऊपर काम करता है वो कौन है? IIT मद्रास का प्रोजेक्ट है सर्वम, जिसके अंदर वो क्या है, जो एजुकेशन कंटेंट है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना उसका मिशन है। 5G इंडिया में कब लॉन्च हुआ और किसने लॉन्च किया? अक्टूबर 2022, अगस्त 2021, जनवरी 2023 या फिर मार्च 2022? सही आंसर है अक्टूबर 1, 2022 को पीएम मोदी ने IMC में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया था। स्पीड कितनी होती है इसकी 5G की? अप टू 20 Gbps। तो पार्ट 21 भी कंप्लीट हो चुका है, 50 क्वेश्चंस डन, और उसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन हमने बोनस भी किए हैं। तो कैसा रहा MCQ राउंड अपना कमेंट करके बताएं, और अपना स्कोर भी कमेंट करें, आपका स्कोर कितना रहा है। अगर आपको 35 से कम है तो पार्ट 21 की थ्योरी दोबारा से देखें। अगर आपको एक PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको ये पूरी कंप्लीट PDF अगर आपको चाहिए तो वहां पे मिल जाएगी। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो आप हमारे YouTube पे कमेंट छोड़ दीजिए इस वीडियो के नीचे और अपनी ईमेल ID दे दीजिए, हम डायरेक्ट आपको ईमेल कर देंगे इसको वीडियो को। इस वीडियो को शेयर करो अपने अपने एग्जाम्स ग्रुप में, और ग्रुप में मिलकर हमेशा तैयारी करनी चाहिए। सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसको भी जरूर देखें।